Hello everyone. In this video I will explain questions of binomial theorem asked in AIEEE 2003. First question. If NCR denotes the number of combinations of n things taken r at a time, then the expression NCR plus 1 plus NCR minus 1 plus 2 times of NCR equals, first option है n plus 2 CR, second option n plus 2 CR plus 1, थर्ड ऑप्शन n plus 1 CR, फोर्थ ऑप्शन n plus 1 CR plus 1. ये जो एक्सप्रेशन है एन सी आर प्लस वन एन सी आर माइनस वन प्लस 2 टाइम्स एन सी आर, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो हमें बताना है. चलिए देखते हैं. इसके लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू ये एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर. अगर तो दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है तो n में एक वर्ड ऐड हो जाएगा, दैट इज ये n प्लस वन हो जाएगा, और r माइनस वन में जो बड़ा है, क्लियरली r बड़ा है तो ये r एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा, दैट इज n प्लस वन सी आर मेरा आंसर होगा. ये चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया वो निकालते हैं. एन सी आर माइनस वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन. इसे और कैसे लिख सकते हैं? ये छोटा सबसे छोटा एन सी आर माइनस वन है, सबसे छोटा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एन सी आर माइनस वन है. एन सी आर को ब्रेक कर रहे हैं, एन सी आर प्लस एन सी आर, और ये एन सी आर प्लस वन एज इट इज रख दिए. अब यहाँ देखने का ये है कि एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर ये दोनों कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है. सिमिलरली ये एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, ये आर प्लस वन, आर के जस्ट बाद ये वाला कोएफिशिएंट्स आएगा. इस कोएफिशिएंट्स के बाद एक्सपांसन में ये वाला कोएफिशिएंट्स आएगा, इस कोएफिशिएंट्स के बाद एक्सपांसन में ये वाला कोएफिशिएंट्स आएगा. नाउ अब ये दोनों में क्या होगा कि n में एक इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज n प्लस वन सी आर, दैट इज n प्लस वन सी आर. ये मेरा रिजल्ट हुआ. फिर ये दोनों में क्या होगा, n प्लस वन सी आर प्लस वन, n में एक ऐड हो जाएगा, दैट इज n प्लस वन, और ये सी आर प्लस वन क्योंकि r और r प्लस वन में r प्लस वन बड़ा है, जो बड़ा होता है वही आता है, n प्लस वन सी आर प्लस वन. अब ये दोनों भी एक पेयर बना रहा है कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का. इसके जस्ट बाद ये आएगा, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इसके बाद जस्ट बाद ये आएगा, इस कोएफिशिएंट्स के जस्ट बाद ये कोएफिशिएंट्स आएगा. तो ये हो जाएगा n प्लस वन सी आर प्लस n प्लस वन सी आर प्लस वन. जब दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स रहता है उसमें जो इंडेक्स होता है उसमें एक बढ़ जाता है. दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम में जो इंडेक्स रहता है उसमें एक ऐड हो जाता है, दैट इज n प्लस टू. रिजल्ट में आएगा, मेरा आंसर में आएगा n प्लस टू, और जो r में जो और r प्लस वन में जो बड़ा है वो मेरा रह जाएगा, दैट इज n प्लस टू. यहाँ इसमें एक ऐड होगा, दैट इज n प्लस टू सी आर प्लस वन. ये मेरा आंसर होगा. ये सेकेंड ऑप्शन n प्लस टू सी आर प्लस वन, ये आंसर. चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट थ्री, 5 का 8th रूट है, ये दोनों का सम का पावर 256. ऑप्शन है 32, 33, 34, 35. इसे कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है विच आर इंटीग्रल्स. वो जो डेसिमल पॉइंट्स वाले फ्रैक्शंस वाले जो आएंगे वो टर्म नहीं निकालना है, हमें इंटीग्रल टर्म्स निकालना, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालना. इसके लिए पहले जनरल टर्म्स लिखना होगा, दैट इज ए प्लस बी का पावर n का जनरल टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन सी आर ए का पावर n माइनस आर बी का पावर r. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी आर बी का पावर r, सॉरी
ए का पावर आर, बी का पावर एन माइनस आर, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसका जनरल टर्म्स हो जाएगा ये जो है √3 प्लस 5 का 8th रूट का पावर 256, इसका जनरल टर्म्स हो जाएगा 250 NCR, दैट इज 256 CR √3 का पावर 256 माइनस आर, 5 का 8th रूट का पावर आर। ये मेरा जनरल टर्म्स है। तो ये आर, ये √3 मीन्स होता है 3 का पावर 1/2, फिर 5 का 8th रूट मतलब 5 का पावर 1/8, तो ये 1/8 मतलब ये 5 का पावर r/8 हो जाएगा, और ये 256 माइनस r/2 हो जाएगा। 3 का पावर 256 माइनस r/2, तो चलिए √3 मतलब होता है 3 का पावर 1/2, 8th रूट ऑफ 5, इसका मतलब होता है 5 का पावर 1/8। तो TR+1 इसका हो गया 256 CR, 3 का पावर 256 माइनस r/2, 5 का पावर r/8। और r पे क्या बाउंडेशन है, r 0 से n तक जाता है, तो 0 भी हो सकता है n भी हो सकता है। r बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, r लाइज बिटवीन 0 to 256, 0 एंड 256 इंक्लूसिव है, मतलब ये भी इंक्लूड होगा। अगर टर्म इंटीग्रल्स चाहिए, मतलब कि रूट नहीं होना चाहिए, 3 पर रूट नहीं होना चाहिए, 5 पर रूट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डेसिमल में आंसर आएगा। क्योंकि ये जो टर्म्स है ये तो इंटीजर है, कुछ डेफिनेटली NCR का सॉल्व करेंगे वो डेफिनेटली इंटीजर ही आएगा कुछ ना कुछ। तो अब रह गया हमारे पास 3 का पावर 256 माइनस r/2, 5 का पावर r/8, ये दोनों टर्म्स मेरा इंटीजर होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि जो पावर में है वो मेरा इंटीजर होना चाहिए, r/8 शुड बी इंटीजर, 256 माइनस r/2 शुड बी इंटीजर। अब r कुछ भी हो, 0 1 2 क्लियरली दिख रहा है, ये जब तक ये इवन रहेगा r इजकल टू 1 पे ये 255 हो जाएगा, r इजकल टू 0 पे 256/2, 256/2 वो इंटीजर है, लेकिन r इजकल टू 1 पे 255/2 वो डेसिमल चल जाएगा, तो इस वजह से ये फिर इंटीजर नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह हमें ध्यान रखना है। चलिए r/8 में r/8 में r 8 का मल्टीपल होना चाहिए, सच दैट ये r/8 इज कोई इंटीजर ही आए कट के। For integral terms 256 minus r/2 and r/8 both should be integer, दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। अब r/8 को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर जब r/8 इंटीजर हो जाएगा तो ये 256 माइनस r/2 अपने आप ही इंटीजर हो जाएगा। अब वो कैसे देखते हैं, r/8 इंटीजर के लिए r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, और 0 पे r इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो वो भी 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 इज 1 होता है, वो भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। r शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 8 और 0। अब r क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 से 256 तक। देखिए r का पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब r इक्वल टू 0 हो गया तब उस केस में एक इंटीजर बनेगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4, अगर 4 लेते हैं, r इक्वल टू अगर 4 लेते हैं तो 4/8, ये r/4/8 दैट इज 1/2, 4/8 दैट इज इफ वी टेक, अगर इफ r इक्वल टू 4 तो r/8 then r/8 will be equal to 1/2, that is
5 का पावर 1/2, तो √5 डेफिनेटली इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। इसीलिए r जब तक 8 का मल्टीपल नहीं होगा तब तक हम इंटीजर टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए r 8 का मल्टीपल ही होना चाहिए। 8 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 0, 8, 16, 24, 32 सो ऑन अप टू 80। 8 से 80। अब इसे 256 को हम ब्रेक कर रहे हैं, 8 से 80 तक में ब्रेक किए, फिर 80 से 160 तक में ब्रेक किए, फिर 160 से 240, 8 ऐसे होता है ना, 8, फिर 160 से 240 तक ब्रेक किए, फिर 240 के बाद 8 का मल्टीपल वाला टर्म्स है हमारे पास 248 एंड 256, 248 एंड 256, ये दोनों टर्म्स ही 8 का मल्टीपल है। बाकी 244, 2 सम कुछ भी 244, 250 ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, 2 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल नहीं है ये। 240 के बाद 248 एंड 256, ये आर का दो वैल्यू के लिए हमें इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। फिर 8 से 80 तक 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू है आर का, मतलब है मेरा कि 10 नंबर ऑफ टर्म्स है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54, 60, मतलब 8 का टेबल पढ़ना है, 8 का टेबल पढ़ना है। 8 से 80 तक जितना नंबर ऑफ जो भी आता है, 8 से 80 तक डेफिनेटली 10 ही आएगा। फिर 88 से 160 तक 10 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे तो आज काउंट कर सकते हैं, तो वो तो सिंपल है, वो तो देखिए जब r when r is between 8 to 80, 8 to 80, तो 8, 16, 24 छूट गए, 20, 8, 2, 16, 24, 32, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जैसे 8 से 80 तक 10 टर्म्स आया, उसी तरह नेक्स्ट 81 से 160 तक 8 का मल्टीपल का 88 से लेके 160 तक 10 टर्म्स आएगा, 10 टर्म्स। इधर फर्स्ट 8 से 80 तक 10 टर्म्स, इसमें 88, जैसे कि 88 और 8, 96, 104, इसी तरह चलते रहेगा 160 तक। ये सब टोटल कितना टर्म्स आएगा? 10 टर्म्स आएगा। इसी तरह सिमिलरली 168 से 240 तक 168, फिर 176, 184, सो ऑन अप टू 240, ये भी टोटल 10 टर्म्स आएगा। 240 के बाद 248, 256, ये 2 टर्म्स रहेगा जो कि 8 से मल्टीपल रहेगा, तो 2 टर्म्स, इसलिए टोटल 10 टर्म्स इसका, 10 टर्म्स इसमें, ये 10 टर्म्स इसमें, 30 हो गया, 30 और 2 ये, 30 और 2 32 हो गया। और एक r इक्वल टू 0 के लिए, r इक्वल टू 0 पे भी 5 पावर 0/8 दैट इज 5 के पावर 0 दैट इज 1, ये भी इंटीजर आ रहा है, तो टोटल 33 टर्म्स होंगे।
33 टर्म्स ये काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। r इक्वल टू 0 पे 1, 8 से 80 के बीच 10 टर्म्स आएंगे, 10 टर्म्स, 10 टर्म, 10 टर्म। तो टोटल काउंट करने पे 1 + 10 + 10 + 10 + 2 बराबर 33। दैट इज 33 इंटीग्रल टर्म्स। 33 इंटीग्रल टर्म्स हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अब एक और क्वेश्चन है जो 2003 में पूछा गया था। इफ x इज पॉजिटिव, द फर्स्ट टर्म्स इन द एक्सपांसन ऑफ 1 + x⁵ इज, मतलब इसका एक्सपांसन करना है, उसके बाद ये देखना है कि पहला टर्म्स जो नेगेटिव है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स जो आ रहा है उसका वो कौन सा टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स जो है वो कौन सा टर्म्स है। अब इसका एक्सपांसन ये इसमें इसका एक्सपांसन वो नेगेटिव इंडेक्सेस वाला जो एक्सपांसन होता था उसके अकॉर्डिंग जाएगा। ये फ्रैक्शनल इंडेक्स है, फ्रैक्शनल इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दोनों का सेम होता है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस, ये इसका फॉर्मूला है, स्टेटमेंट है बाइनोमियल एक्सपांसन का, बाइनोमियल थ्योरम का। 1 + x⁴n इक्वल टू 1 + nx + nn-1 बाई फैक्टोरियल 2 x², फिर n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन। ये जनरल टर्म्स जो है इसका n-1 n-2 अप टू n-r+1 बाई r फैक्टोरियल x⁴r। सो ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक चलता है। नेगेटिव इंडिसेस और फ्रैक्शनल इंडिसेस में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंडिसेस जब रहता है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। इसका बाइनोमियल अब हमें बताना क्या है कि जैसे ये टर्म्स है इसमें कौन सा ये फर्स्ट टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसमें कौन सा टर्म है जो कि नेगेटिव हो रहा है, इसका पहला नेगेटिव टर्म्स कौन सा है वो बताना है। देखते हैं। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n दैट इज 27/5 इन द above formula। तो 1 + 27/5x + 27/5, 27 - 5 - 1 बाई फैक्टोरियल 2 x²। ये आप फॉर्म पुट करते रहना है, नेक्स्ट एक स्टेप आगे बढ़ते रहना है। ये तब तक आगे बढ़ना है कि जब तक ये जो टर्म रहता है वो नेगेटिव नहीं बन जाए। अब ये देखें यहाँ पे 27/5 - 1, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 27 - 5 22/5 हो जाएगा। क्लियरली ये पॉजिटिव टर्म्स है, हमें और आगे का टर्म्स चाहिए। फिर आइए इसमें देखिए 27/5 n अगेन, फिर n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3। तो 27/5 27 - 1 27/5 - 1 27/5 - 2 बाई फैक्टोरियल 3। अब ये तो पॉजिटिव है, 27/5 - 1 दैट इज 27 - 5/5 दैट इज 22/5। ये टर्म्स 22/5 है और ये टर्म इसको सॉल्व करेंगे तो 27/5 सॉरी 27/5 - 2 दैट इज 27 - 10/5। 27 - 10 27 - 10 इट इज 17 बचेगा, 17/5। तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब हमें नेगेटिव टर्म से ये मतलब और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका आगे अगला टर्म आ जाएगा 27/5 - 3 बाई फैक्टोरियल 3।
जैसे कि ये देखिए 27/5 -3 और डिवाइड में फैक्टोरियल 4, यहाँ जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा यहाँ रहेगा, नीचे में एक ज़्यादा रहेगा। 27/5 -3 फैक्टोरियल 4। तो ये इसे सॉल्व करें, 27 -5 दिया 15, 27 - 15 डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव है, मतलब हमें और आगे बढ़ना है। ओके, तो ये कब तक आगे बढ़ना होगा? 27/5 -4 करते हैं अगर, तो अब ये 27/5 -4, तो 5 4 जा 20, तो 27 - 20 इज 7/5। ये भी पॉजिटिव टर्म्स है, मतलब और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो अगला टर्म्स में आ जाएगा 27/5 -5, तो 5 5 जा 25, तो 27 - 5/5, तो 27 - 25, दैट इज 27 - 25, 27 - 25 2/5, ये भी पॉजिटिव है, मतलब एक और टर्म्स हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर 27/5 -6, तो 5 6 या 30, 27 - 30, ये टर्म्स मेरा -3/5 आ रहा है। ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स है, ये टर्म्स है मेरा -3/5, और इसके पिछले का बचा हुआ जो टर्म्स है 27 - 5, 27/5, 27/5 -5, ये है, ये जो टर्म्स है ये है 2/5। ये जो टर्म्स है क्लियरली ये पॉजिटिव है, ये भी टर्म्स सिमिलरली इसी तरह ये पॉजिटिव रहेगा, ये टर्म्स भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये वाला टर्म्स जो है, ये जो टर्म्स है ये नेगेटिव आ रहा है, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स है मेरा, दिस टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। इसके पहले का जो है, जो भी प्रोडक्ट में आ रहा है सारा पॉजिटिव है। तो अब काउंट कर लेते हैं ये कौन सा टर्म्स है, इसके पहले क्या क्या लिखा था। दिस इज द फर्स्ट टर्म्स, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म्स, this is the fourth terms, this is the fifth, now fifth term, this is, ये मेरा सिक्स टर्म है, 5 फैक्टोरियल वाला सिक्स टर्म है। ये मेरा 7 टर्म्स है, सातवां टर्म्स है, काउंट कर सकते हैं, सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद का जो एक्सप्रेशन जो आएगा वो मेरा 8वां टर्म्स है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये मेरा 8वां टर्म्स है। तो यही फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स है, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 8th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, 8th term is the first negative terms. Thank you.